नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई और हम आज आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं साकेत पर आधारित ढेर सारे प्रश्नों का एक सुंदर सा गुलदस्ता, जिसको समझने के बाद, जिसको नजर से गुजारने के बाद कोई भी एक प्रश्न साकेत पर आधारित ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर आपके पास परीक्षा में ना हो। तो इस उम्मीद के साथ कि ये सत्र आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होने वाला है और लगभग 125 प्रश्नों की चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और मैं सत्र को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये प्रश्न न केवल मैथिली शरण गुप्त के जीवन से संबंधित है, उनकी रचनाओं से संबंधित है, बल्कि साकेत की विषय वस्तु पर भी आधारित है। यानी भाव पक्ष और कवि परिचय आदि को समेटते हुए इन प्रश्नों की सूची को तैयार किया गया है। दूसरी बात, ये प्रश्न साकेत से संबंधित तो है ही, साथ ही आपके हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे, खास तौर पर कवि के और कृति परिचय और जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न। इसलिए इस सत्र को बहुत 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 ध्यान से समझिए, एक एक बिंदु को कंठस्थ कर लीजिए ताकि कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय से संबंधित एक साधारण सा सवाल जो कभी भी किसी के द्वारा भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? आपके विकल्प हैं 2 अगस्त 1885, 4 सितंबर 1880, 3 अगस्त 1886 और 10 सितंबर 1890। तो दोस्तों, आपको इसी क्षण कंठस्थ कर लेना है कि 3 अगस्त 1886 उनके जन्म का वर्ष है। 1886 हम इतने समय से 6 सत्र आयोजित कर चुके हैं और 6 सत्रों में हमने ऊपर की पहली स्लाइड पर 1886 से 1964 लिखा है, तो आपको वो तो कंठस्थ होगा ही, केवल आपको याद रखना है 3 अगस्त। तो आपको इस प्रश्न को के उत्तर को कंठस्थ कर लेना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ? रामपुरिया, लमही, इटावा और चिरगांव। अब क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कवि का जीवन परिचय, तो डी विकल्प यहां सही है दोस्तों, क्योंकि चिरगांव झांसी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ और यह स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरी बात, प्रसंगवश आपको यह भी बता दूं कि लमही ग्राम का संबंध प्रेमचंद के जन्म से है, तो यह भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद वो शख्सियत हैं हिंदी साहित्य की जिन पर कभी भी कहीं भी किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त के माता पिता का क्या नाम था? सेठ रामचरण कनकने और काशीबाई, सेठ दौलत राम विष्णुपुरिया और रमा देवी, सेठ अजायब राय और आनंदी देवी, सेठ रमाशंकर और इमरती देवी। तो पहला विकल्प यानी ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। सेठ रामचरण कनकने और काशीबाई उनके माता पिता का नाम था। और प्रसंगवश एक बार फिर आपको बता दूं कि अजायब राय और आनंदी देवी प्रेमचंद के माता पिता का नाम है, सेठ उसमें नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ? 10 दिसंबर 1960, 12 दिसंबर 1964, 10 अक्टूबर 1959 और 12 अक्टूबर 1961। तो दोस्तों, बी विकल्प बिल्कुल सही है, 12 दिसंबर 1964 को मैथिली शरण गुप्त का निधन हुआ। आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि माने जाते हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवाद युग? तो आपको ध्यान होगा, हमने चर्चा की थी, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और सोहनलाल द्विवेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो पहले राष्ट्र कवि भारत के हैं मैथिली शरण गुप्त, और उन केवल 2 ही राष्ट्र कवि अब तक भारत में स्वीकार किए गए हैं, जिनमें दूसरा नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर का। सियाराम शरण गुप्त और सोहनलाल द्विवेदी ने भी राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी, लेकिन उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की पदवी किसके द्वारा दी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूलना नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो दोस्तों, आपको याद होगा कि मैथिली शरण गुप्त की एक कृति भारत भारती
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई, क्योंकि उसके गीत देशभक्ति की भावना से, देश के गौरव से, देश की संस्कृति के गौरव से संबंधित थे, और वे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और यहां तक के आंदोलनकारियों के द्वारा भी गाए जाते थे। और उसी कृति के आधार पर कवि प्रतिभा से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। आगे चलते हैं। साहित्य जगत में मैथिली शरण गुप्त किस नाम से लोकप्रिय हुए? बापू, दद्दा, भैया या फिर महाकवि? देखिए, महाकवि तो वो है ही, और भी बहुत सारे महाकवि हैं हिंदी साहित्य जगत में, लेकिन मैथिली शरण गुप्त को विशेष तौर पर आदर और सम्मान के साथ जिस संबोधन से पुकारा जाता था वो था दद्दा। दद्दा नाम से एक संस्मरण भी उनके विषय में लिखा गया है। तो बी विकल्प यहां सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त ने अपनी प्रारंभिक कविताएं किस भाषा में लिखी? इस पर तो दोस्तों आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, क्योंकि जितने भी छायावाद के कवि हैं, जितने भी द्विवेदी युग के कवि हैं, उन सभी ने ब्रज भाषा से ही अपना काव्य सृजन प्रारंभ किया था। तो उस स्थिति में मैथिली शरण गुप्त ने भी न अवधी में साहित्य लिखा, न बंगला में, न संस्कृत में, बल्कि अपनी प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में ही लिखी। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त ने 12 वर्ष की अवस्था में किस उपनाम से काव्य सृजन प्रारंभ किया? कनकलता, रसिकेंद्र, विदग्ध हृदय या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको याद होगा, हमने बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की थी। ए विकल्प यहां सही उत्तर है, क्योंकि कनकलता नाम से 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में उन्होंने काव्य सृजन प्रारंभ किया। आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्र में प्रकाशित हुई? वैश्योपकारक, इंदु, प्रताप या फिर प्रभा? तो उनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित हुई। कलकत्ता से यह पत्र प्रकाशित होता था। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त ने किसकी प्रेरणा से खड़ी बोली में काव्य सृजन प्रारंभ किया? बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपके ऑप्शंस हैं बालकृष्ण भट्ट, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो दोस्तों सी विकल्प यहां सही उत्तर है, क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा से ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली में काव्य सृजन शुरू किया मैथिली शरण गुप्त ने। आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम प्रकाशित कृति कौन सी है? भारत भारती, जयद्रथ वध, स्वदेश संगीत या फिर रंग में भंग? तो दोस्तों उनकी पहली प्रकाशित कृति है रंग में भंग। यह एक नाटक है। दूसरी बात, ये 1910 में प्रकाशित हुई। दोस्तों इस कृति के प्रकाशन वर्ष के विषय में मैं चर्चा करना चाहूंगी। बहुत सारे स्थानों पर इसका प्रकाशन वर्ष 1909 मिलता है, लेकिन दोस्तों हिंदी साहित्य कोश के अनुसार इस कृति का प्रकाशन वर्ष 1910 है। लेकिन आपको भ्रम नहीं रखना है, आपको दोनों वर्ष अपनी स्मृति में ताजा रखने हैं, क्योंकि विकल्प में अगर 1910 और 1909 दोनों आते हैं तो आपको 10 पर लगाना है, क्योंकि हम प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि 1910 है ही नहीं तो आपको 1909 चुनना है। 1909 नहीं है तो निर्विवाद 1910 का ही चयन करना है। ये बात आपको अपनी स्मृति में अच्छी तरह से बिठा लेनी है। अगला बिंदु, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति लोकप्रिय हुई? इसकी चर्चा मैं अभी कर ही चुकी हूं। ए विकल्प है द्वापर, बी है भारत भारती, सी है जयद्रथ वध और डी है पंचवटी। तो हम चर्चा कर चुके हैं, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। भारत भारती उनकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुई कृति है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को किस विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्रदान की गई? ए आगरा विश्वविद्यालय, बी हिंदू विश्वविद्यालय, सी दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? तो तीसरा विकल्प यानी सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि आगरा विश्वविद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय दोनों ही विश्वविद्यालयों से उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की गई थी। आपको याद रखना है कि आगरा विश्वविद्यालय ने 1948 में और हिंदू विश्वविद्यालय ने 1962 में उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त निम्न में से किस विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर नियुक्त किए गए?
ए आगरा विश्वविद्यालय, बी प्रयाग विश्वविद्यालय, सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर हिंदू विश्वविद्यालय। तो दोस्तों डी विकल्प बिल्कुल सही है। हमने जीवन परिचय में पढ़ा था कि हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त का राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्यकाल क्या रहा? ए 1935 से 1950, बी 1952 से 1964, सी 1940 से 1954, डी 1955 से 1960। तो बी विकल्प यहां बिल्कुल सही है। 1952 से 1964 के बीच यानी मृत्यु पर्यंत आप राज्यसभा के सदस्य के रूप में सम्मानित पद पर कार्यरत रहे। आगे चलते हैं। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए मैथिली शरण गुप्त को कौन सा सम्मान मिला? पद्मश्री, ज्ञानपीठ, पद्म भूषण या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य सदन प्रेस एवं मानस मुद्रण की स्थापना क्रमशः किन स्थानों पर की? आपके विकल्प है बनारस और प्रयाग, चिरगांव और झांसी, प्रयाग और चिरगांव या झांसी और बनारस। तो दोस्तों इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि साहित्य सदन प्रेस की स्थापना मैथिली शरण गुप्त ने चिरगांव यानी अपने जन्मभूमि पर की थी और मानस मुद्रण नामक प्रेस की स्थापना आपने झांसी में की थी। चिरगांव में आपने 1911 में प्रेस साहित्य सदन प्रेस स्थापित की थी और 1954-55 में आपने झांसी में मानस मुद्रण की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति गुप्त जी की प्रबंध कृति है? प्रबंध कृति दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिला दूं, वो कृति होती है जिसमें प्रत्येक छंद अपने पूर्ववर्ती छंद से और बाद के छंद से जुड़ा हुआ रहता है। कथा के स्तर पर एक कथा का अनवरत प्रवाह होता है और पात्रों के जीवन के विशाल क्षेत्र को आधार बनाते हुए इस कृति की रचना की जाती है। तो प्रबंध कृति की दृष्टि से देखा जाए तो आपके विकल्प है साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती या फिर पंचवटी। तो साकेत उनकी प्रबंध कृति है। उन्होंने दो ही प्रबंध कृतियों की रचना की है दोस्तों, साकेत और यशोधरा। तो आपको इस बात को भूलना नहीं है। आगे चलते हैं। साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1925, 1932, 1931 या फिर 1912। तो आपको याद होगा सी विकल्प बिल्कुल सही है। 1931 में उनकी प्रबंध कृति साकेत का प्रकाशन हुआ और 1932 का वर्ष उनकी प्रबंध कृति यशोधरा के प्रकाशन का वर्ष है। 1925 में आपकी कृति पंचवटी प्रकाशित हुई, ये साकेत है ही, और 1912 में भूलना नहीं है आपको भारत भारती नामक उनकी कृति का प्रकाशन हुआ। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली कितने खंडों में कहां से प्रकाशित हुई? 10 खंड राजकमल प्रकाशन, 8 खंड साहित्य सदन, 9 खंड सस्ता साहित्य मंडल या 12 खंड वाणी प्रकाशन। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली 12 खंडों में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली के संपादक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो दोस्तों भूलना नहीं है, बी विकल्प यहां बिल्कुल सही है। डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल ने मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली का संपादन किया। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त की अनुदित कृतियां किस नाम से प्रकाशित हुई? रसिकेंद्र, विदग्ध हृदय, कनकलता या मधुप। तो दोस्तों हमने चर्चा की थी जब हमने जीवन परिचय पढ़ा था, डी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। आपकी सभी अनुदित कृतियां मधुप उपनाम से प्रकाशित हुई। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने संस्कृत के किस कवि के नाटकों के हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किए? कालिदास, माघ, भास या फिर विशाखदत्त। तो भास के 4 नाटकों का आपने हिंदी अनुवाद किया, जिसमें स्वप्न वासव दत्ता, अविमारक आदि नाटक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो सी विकल्प यहां सही उत्तर है। मैथिली शरण गुप्त ने किस भाषा की कृतियों को के हिंदी में अनुवाद किए? बंगला, संस्कृत, फारसी या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बंगला की कई रचनाएं उन्होंने, जिनमें प्लासी का युद्ध आदि रचनाएं महत्वपूर्ण है, वो बंगला से उन्होंने अनुदित की हिंदी में। संस्कृत में भास के नाटकों के हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किए और फारसी में
उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद प्रस्तुत किया, यानी डी विकल्प बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सभी भाषाओं के महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद उन्होंने हिंदी में प्रस्तुत किए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्र में मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं प्रकाशित नहीं हुई? वैश्योपकारक, कलकत्ता, वेंकटेश्वर, मुंबई, मोहिनी, कन्नौज या फिर हंस बनारस। तो दोस्तों इन तीनों में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई थी और डी यानी हंस बनारस से जो प्रकाशित होता था, प्रेमचंद जिसके संपादक थे, उनकी उस पत्रिका में उनकी रचनाएं प्रकाशित नहीं हुई थी। तो डी विकल्प यहां सही उत्तर है। आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य वाचस्पति की उपाधि से कब अलंकृत किया गया? ए 1910, बी 1930, सी 1946 या डी 1951। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। 1946 में आपको साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। साकेत जैसी अनुपम कृति के लिए मैथिली शरण गुप्त को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? आपके विकल्प है हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये दोनों, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों ये दोनों ही पुरस्कार साकेत जैसी अनुपम कृति के लिए मैथिली शरण गुप्त को प्रदान किए गए। हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार भी उनको दिया गया और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया। तो सी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। साकेत के सृजन में कवि को कितने वर्ष का समय लगा? 12 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 13 वर्ष? तो दोस्तों 16 वर्ष का समय लगा साकेत कृति के सृजन में कवि को। उन्होंने लगभग 1911-12 में इसका सृजन प्रारंभ किया और 1929 तक वे इसको पूर्ण कर पाए। लेकिन कवि ने साकेत की भूमिका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यद्यपि उन्होंने पूर्ण कर दिया है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि अभी इस कृति में अधूरापन है, यानी वे संतुष्ट नहीं थे साकेत की रचना से। लेकिन पूर्ण रूप से, पूर्ण आकार में यह कृति 1929 तक आ गई थी और इसका प्रकाशन 1931 में हुआ। ये हम पढ़ ही चुके हैं, तो ये बात आपको भूलनी नहीं है। आगे चलते हैं, 30वें प्रश्न पर आ गए हैं हम। साकेत के सृजन में कवि को कितने वर्ष का समय लगा? साकेत के सृजन में कवि को 16 वर्ष का समय लगा। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। लगभग माना जाता है कि 1912-13 में कवि ने इस कृति का सृजन करना प्रारंभ किया और 1929 में उन्होंने इसे पूर्ण किया और 1931 में ये कृति प्रबंध कृति के रूप में प्रकाशित हुई। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? 9, 10, 12 या फिर 14? तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि साकेत में 12 सर्ग हैं कुल और 9वां सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। साकेत महाकाव्य की भाषा है ब्रज, खड़ी बोली, अवधी या फिर मैथिली? तो खड़ी बोली की रचना है साकेत। एक सामान्य सा प्रश्न है। हम लोगों ने क्योंकि साकेत पूरा पढ़ा है, इसलिए हमारे लिए यह प्रश्न एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन जिन बच्चों ने इस कृति को पूरा नहीं पढ़ा उनके लिए कठिन हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न को यहां शामिल किया गया है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। साकेत किस कथानक पर रचित काव्य कृति है? राम कथा, कृष्ण कथा, पांडव कथा या परशुराम कथा? तो ये राम कथा पर आधारित कृति है। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। साकेत कृति की रचना के मूल में कवि का क्या उद्देश्य रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल अच्छी तरह से स्मृति में बिठा लेंगे। ए विकल्प है रामकथा का वर्णन करना, बी रघुकुल की शौर्य परंपरा का गुणगान करना, सी रामकथा के उपेक्षित स्त्री पात्रों विशेषकर उर्मिला के चरित्र की प्रस्तुति करना या डी राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का उद्घाटन करना। तो दोस्तों सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि साकेत की रचना के मूल में कवि का उद्देश्य राम कथा के उपेक्षित स्त्री पात्रों विशेषकर उर्मिला के चरित्र की प्रस्तुति करना ही रहा है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। साकेत के मूल में किसकी प्रेरणा निहित रही? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ए विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर कृत काव्येर उपेक्षिता निबंध की, बी विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध, दोनों निबंध या तुलसीकृत रामचरित मानस? तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो काव्येर उपेक्षिता नामक निबंध लिखा था, उस निबंध को की प्रेरणा से और महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इन निबंधों की, दोनों निबंधों की प्रेरणा से
मैथिली शरण गुप्त ने साकेत काव्य की रचना की, इसलिए सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाय अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला, एक बार तुम्हारा उदय प्रातःकालीन तारा की भांति महाकाव्य के सुमेरु शिखर पर हुआ था, उसके बाद अरुण लोक में तुम्हारे दर्शन नहीं हुए, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस है मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों बी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कथन अभिव्यक्त किया था अपनी कृति में। अगले प्रश्न पर आते हैं। साकेत जीवन काव्य है, इसमें एक व्यक्ति का जीवन अनेक अवस्थाओं और व्यक्तियों के बीच अंकित है, यह कथन किस विद्वान का है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवन काव्य कहकर संबोधित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। साकेत के नवम सर्ग का वर्ण विषय क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राम का वनवास, दशरथ की मृत्यु, चित्रकूट प्रसंग या उर्मिला का विरह वर्णन। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है, उर्मिला का विरह वर्णन ही साकेत के नवम सर्ग का वर्ण विषय है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है, इस बिंदु को भूलना नहीं है। आगे चले। 40वां प्रश्न, दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला पंक्ति में किन दो वंशों की ओर संकेत किया गया है? बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए विकल्प है रघुवंश, निमिवंश, निमिवंश, कैकय वंश, कैकय वंश, भृगुवंश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों दो वंश से यहां संकेत किया गया है, रघुवंश और निमिवंश। रघुवंश श्री राम का वंश था और निमिवंश राजा जनक का वंश था, तो इसलिए इन दोनों वंशों की ओर संकेत यहां पर किया गया है। आगे चलते हैं। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 100 पुत्रों से अधिक पूतशीला किन्हें माना गया है? सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि राजा जनक की 4 पुत्रियां थी, 4 पुत्रियों के नाम थे सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। और राजा जनक की पुत्रियों के विषय में ये कथन कहा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कि 100 पुत्रों से भी अधिक पूतशीला यानी पवित्र आचरण वाली पुत्रियां हैं जिनकी, तो उनका संकेत केवल सीता या उर्मिला या मांडवी और श्रुतकीर्ति की तरफ नहीं है, बल्कि इन चारों पुत्रियों की ओर संकेत यहां किया गया है, यानी सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। 41वां प्रश्न, अनासक्त गेही पुण्य देही विदेही किसे कहा गया है? ए महाराज दशरथ, बी श्री राम, सी राजा जनक या डी महाराज रघु। तो दोस्तों राजा जनक के लिए कवि मैथिली शरण गुप्त ने ये सभी विशेषण इस्तेमाल किए हैं। अनासक्त गेही, पुण्यदेही यानी पुण्य कर्म करने वाले, विदेही यानी विदेह के शासक, और देह में रहकर भी देह के प्रति आसक्ति न रखने वाले अर्थ हैं विदेही के, और अनासक्त गेही यानी अनासक्ति अनासक्त भाव से गृहस्थ जीवन का धर्म निभाने वाले। ये 3 विशेषण यहाँ राजा जनक के लिए प्रयुक्त किए हैं कवि ने, तो सी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार, मानवीकरण या फिर श्लेष या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि प्रश्न अलंकार तो है ही, करुणा से प्रश्न पूछा गया है। मानवीकरण इसलिए है कि करुणा एक भाव है, लेकिन उसको मानवीय स्त्री के रूप में उसको देखा गया है, इसलिए करुणा का मानवीकरण यानी मानवीकरण अलंकार भी है। और उत्तर शब्द में श्लेष अलंकार है। यहां उत्तर का एक अर्थ है जवाब देना और दूसरा अर्थ है उत्तर रामचरित, जो भवभूति की रचना है। तो इस प्रकार डी विकल्प सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अवध को अपनाकर त्याग से पंक्ति का क्या अर्थ है? ए अवध को सदा के लिए छोड़ देना, बी पहले अवध को अपनाना और फिर त्याग देना, सी अवध को हृदय में स्वीकार कर उसे धर्म पालन के लिए त्याग कर वन गमन करना, अवध के मोह से मुक्त होना। तो दोस्तों सी विकल्प बिल्कुल सही है, और ये पंक्तियां किसके लिए कही गई हैं? श्री राम के लिए कही गई हैं कि अवध को हृदय में स्वीकार कर, अवध से वे बहुत प्रेम करते थे, अवध वासियों से यानी अयोध्या नगरी के निवासियों से भी वो बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब कर्तव्य पालन की बात आई, धर्म पालन की बात आई, तो उन्होंने अब अवध के प्रति जो उनकी आत्मीयता थी, जो उनका लगाव था, उसे अपने हृदय में स्थान दिया और धर्म पालन के लिए अवध को त्याग कर वन की ओर
चले गए। तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलें। वन तपोवन सा किसने किया? श्री राम ने, सीता जी ने, भरत ने या उर्मिला ने? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये पंक्तियां श्री राम के लिए कही गई हैं। वन तपोवन सा उन्होंने किया था, यानी वन में भी उन्होंने अपने तापस के गुणों से युक्त व्यक्तित्व के माध्यम से तपोवन का वातावरण बना लिया था। तो इसी व्यक्तित्व की विशेषता की ओर यहां संकेत किया गया है। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। भवन में वन का व्रत ले लिया पंक्ति किससे संबंधित है? उर्मिला से, भरत से, मांडवी से या कौशल्या और सुमित्रा माताओं से? तो दोस्तों बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि भवन में रहकर भी वन का व्रत लेने वाले भरत थे। क्योंकि जब राम वन की ओर चले गए और भरत को पता चला, ये ज्ञात हुआ कि उनकी वजह से उन्हें वनवास मिला है, तो उन्होंने भवन में रहकर, यानी राजभवन की सुख सुविधाओं से अलग अयोध्या नगरी के बाहर एक कुटिया बनाई और जिस प्रकार से वन में रहते थे श्री राम, वैसे ही उन्होंने जीवन यापन करना प्रारंभ किया। यानी उन्होंने भी अपने भाई के प्रति अपने श्रद्धा भाव को अभिव्यक्त करने के लिए वन के समान जीवन जीने का संकल्प लिया। तो बी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सघन गहन कानन को नंदन मानने का अर्थ क्या है? वन को नंदन वन के समान सुखदायक मानना, वन में लोक मंगल के कार्य करना, घने जंगल में निर्भीक होकर रहना या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ए विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। मैंने दोस्तों जब इसकी व्याख्या की थी तो मैंने आपको बताया था कि नंदन स्वर्ग के उपवन का नाम है, जो कि बहुत ही सुंदर उपवन माना जाता है। और यहां सघन गहन कानन यानी घने गहरे जंगल को नंदनवन मानने की बात की गई है। यानी जिस प्रकार का आनंद हृदय को नंदनवन में रह करके होता, नंदनवन में विहार करके विचरण करके होता, वैसा ही आनंद श्री सीता जी ने, श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने महसूस किया घने का जंगल के बीच। तो इसलिए ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, पंक्ति में काले कलंक से किसकी ओर संकेत किया गया है? विकल्प है बुरी प्रवृत्तियों की ओर, राक्षसी वृत्तियों की ओर, कैकई के वरदानों की ओर या फिर उर्मिला के विरह की ओर। तो दोस्तों ये जो काले कलंक शब्द है, ये कैकई के वरदानों की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि कैकई ने जो 2 वरदान मांगे थे, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक, इन दोनों वरदानों ने रघुवंश के जो गौरवशाली परंपरा थी उसको कलंकित किया एक प्रकार से। इसलिए कवि ने इन दोनों वरदानों की ओर संकेत किया है काले कलंक शब्द के द्वारा। तो सी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग, पंक्ति में वियोग को विषम क्यों कहा गया है? ए वियोग की अवधि दीर्घ एवं कष्टदायी थी, वियोग में उर्मिला को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विषम वियोग इसलिए कहा गया है उर्मिला के संदर्भ में कि उसके वियोग का वर्ष जो था, वियोग का जो समय था वो 14 वर्ष का समय था। यानी 14 वर्ष कोई छोटा समय नहीं होता। वियोग की अवधि दीर्घ थी और उसमें उसे अपने प्रियतम के वियोग के कारण बहुत अधिक वेदना यानी कष्ट सहने पड़ रहे थे। शारीरिक और आत्मिक भावनात्मक कष्ट अधिक थे, शारीरिक कष्ट कम थे। वियोग में उर्मिला को बहुत सारी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि वो कभी प्रलाप करने लग जाती थी, कभी एक उन्मादिनी स्त्री की तरह कार्य करने लगती थी, व्यवहार करने लगती थी, और कभी लोक मंगल के कार्यों से जुड़कर अपने विरह को भूलना चाहती थी, विरह की वेदना से बाहर निकलने का प्रयत्न करती थी। तो ये दोनों ही बिंदु सही हैं, इसलिए सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। जलती सी उस विरह में बनी आरती आप, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, मानवीकरण या रूपक? तो दोस्तों यहां जलती सी में उपमा अलंकार है, श्लेष यहां है नहीं, मानवीकरण यहां है नहीं और रूपक अलंकार भी यहां नहीं है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन दोस्तों यहां प्रसंगवश एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि यहां विकल्प में होता अनुप्रास, तो हम अनुप्रास अलंकार को भी चिन्हित करते, फिर विकल्प निश्चित रूप से दोनों भी होता, या उपमा के स्थान पर केवल और केवल अनुप्रास अलंकार का विकल्प होता।
क्योंकि आरती आप में अनुप्रास अलंकार है, छे का अनुप्रास अलंकार है, तो विकल्प में अक्सर छे का या वृत्या नहीं दिए जाते, बहुत कम दिए जाते हैं, अक्सर अनुप्रास अलंकार ही विकल्प में दिया जाता है। तो इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? रेखांकित शब्द है रुदंती। ए एक औषधि का नाम, बी रोती हुई स्त्री, सी दोनों या कोई नहीं। तो यहां भी सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि रुदंती एक औषधि यानी एक जड़ी का नाम होता है, और रुदंती का एक अर्थ भी होता है रोती हुई स्त्री के लिए भी ये शब्द प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ श्लेष अलंकार है, मैंने आपको बताया था, तो रुदंती के ये दोनों अर्थ सही है, इसलिए सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चले। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। पंक्तियों के विषय में असत्य कथन है। इस तरह के प्रश्न बहुत फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने की आदत कब विकसित होगी आप में? तब विकसित होगी दोस्तों जब आप एक एक अंश को अच्छी तरह से अर्थ उसका समझ लेंगे, तो आपके लिए इन प्रश्नों के उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बार बच्चों ने मैसेज किए कि मैम बहुत कम समय बचा है, आप केवल प्रश्न लेकर आई है। लेकिन दोस्तों नींव मजबूत होगी तो इमारत भी बुलंद बनेगी। अगर हमने पूरा साकेत पढ़ लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब आप न दे सके, चाहे वो अभिप्रेत अर्थ से संबंधित प्रश्न हो या इस तरह का प्रश्न हो या कोई भी और प्रश्न हो। तो इसलिए ये पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप किसी भी तरह का प्रश्न आए जवाब आपके पास हाजिर होना चाहिए। दूसरी बात, एक बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा था कि अभिप्रेत अर्थ को समझने के बहुत सारे प्रश्न आते हैं अभिप्रेत अर्थ से संबंधित, लेकिन अभिप्रेत अर्थ का सही उत्तर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों प्रसंगवश मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूं कि जब भी कभी कोई भी इस तरह का अभिप्रेत अर्थ से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए, तो आप पहले उस अंश के अर्थ को अपने हृदय में महसूस करें, समझें। उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है, जो विकल्प नीचे दिए गए हैं, उन पर चिंतन करें और उसके बाद ही सही उत्तर लगाएं। अगर आपने सभी जितनी भी हमारी काव्य कृतियां हैं उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, उनके अर्थ अच्छी तरह से समझे हैं, तो निश्चित रूप से अभिप्रेत अर्थ को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए नींव का मजबूत होना जरूरी है, वरना प्रश्न देकर के बच्चों 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा पाठ्यक्रम अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है, लेकिन फिर हमें वो कॉन्फिडेंस विकसित नहीं होता, वो आत्मविश्वास विकसित नहीं होता जिसकी परीक्षा में हर विद्यार्थी को जरूरत होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले इस प्रश्न के उत्तर पर नजर डालते हैं। संपूर्ण पद में श्लेष अलंकार है। देखिए इस पंक्ति, इस व्याख्या के दौरान मैं आपको बता चुकी हूं और पिछले प्रश्न में भी मैंने बताया कि संपूर्ण में श्लेष अलंकार है, क्योंकि रुदंती, रुदन रस, वर्ण वर्ण, विभूषण, ताम्रपत्र और सुवर्ण, इन सभी के दो दो अर्थ हैं। इसकी मैं विस्तृत व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुकी हूं। इस अंश, ये बहुत महत्वपूर्ण अंश है दोस्तों साकेत का, इसलिए आपसे निवेदन है और आप कहें तो आपको आदेश देती हूं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से इस व्याख्या को तैयार कर लें, इस अंश को समझ लें। तो इसके विषय में ये कथन पूरी तरह से सही है। उर्मिला की पावन विरह वेदना का चित्रण किया गया है, तो विरह वेदना का चित्रण यहाँ है ही, तो बी विकल्प भी सही है। कवियों के नाम ताम्रपत्र के स्थान पर स्वर्ण पत्र पर लिखवाने की बात कही गई है या भाषा में आनुप्रासिकता है। तो देखिए दोस्तों, भाषा में आनुप्रासिकता तो मैथिली शरण गुप्त की पहचान है, तो इसलिए ये कथन भी बिल्कुल सही है। ये एक असंगत कथन है कि यहाँ पर कवियों के नाम ताम्रपत्र के स्थान पर स्वर्ण पत्र पर लिखवाने की बात नहीं कही गई है। यहाँ कहा गया है कि जब रुदंती जो जड़ी होती है, जब उसके रस के लेप से ताम्रपत्र सुवर्ण का हो जाता है, सोने का बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी रोती हुई स्त्री की वेदना को एक एक अक्षर के माध्यम से कोई कवि कविता में अभिव्यक्त करता है, तो वह कविता भले ही साधारण क्यों न हो, वह सुनने वालों के लिए क्या बन जाती है?
स्वर्ण के समान बन जाती है, यानी सुंदर अक्षरों से युक्त बन जाती है और श्रोताओं के, पाठकों के कानों को आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो यहां ताम्रपत्र के स्थान पर स्वर्ण पत्र पर कवियों के नाम लिखवाने की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है। तो ये कथन, इसका सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि असत्य कथन यहां पर पूछा गया है। आगे चलते हैं। साकेत में उर्मिला के विरह के आघात की तुलना किससे की गई है? दंड की चोट से, अग्नि के ताप से, निर्झर के प्रवाह से या सरिता के प्रवाह से? तो दोस्तों ए विकल्प बिल्कुल सही है, दंड की चोट से उसके विरह की तुलना की गई है। आगे चलते हैं। विलाप ही था बस का बनी का, पंक्ति में बनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नई नवेली दुल्हन के लिए, कौशल्या माता के लिए, सीता जी के लिए या फिर उर्मिला के लिए? तो डी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि उर्मिला की विरह वेदना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं यहाँ मैथिली शरण गुप्त। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बनी शब्द उर्मिला के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी यहाँ इस पंक्ति के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि विरह से पीड़ित उर्मिला के वश में केवल एक ही बात थी कि वह उस वेदना से भरकर, उस वेदना से अपने हृदय को परिपूर्ण करके केवल और केवल पीड़ा से विलाप कर सकती थी। तो बनी शब्द यहां उर्मिला के लिए आया है। आगे 54वें प्रश्न पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों कि यहां पर यह प्रश्न अधूरा टाइप हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने इस प्रश्न को पूरा कर दिया है ताकि हम अच्छी तरह से इस पर चर्चा कर सके। तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है। सींचे ही बस मालिने, कलश लें कोई न लेकर तरी, शाखी फूल फलें यथेच्छ बढ़ के, फैलें लताएं हरी। पंक्ति में उर्मिला के हृदय का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं, ए पर्यावरण संवेदना, बी प्रकृति के कण कण तक संवेदना का विस्तार, सी लोक मंगल एवं आत्मविस्तार और डी उपर्युक्त सभी। तो ये सभी कथन, सभी भाव यहाँ अभिव्यक्त हुए हैं। देखिए वो क्या कह रही है कि अपनी सखी से कहती है कि मालिनों को आदेश दो कि वे इन सारे पेड़ पौधों को अच्छी तरह से सींचें, हाथ में कलश लें और वृक्षों को, पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को सींचने का काम करें, लेकिन कोई भी हाथ में करतरी यानी कैंची न ले। क्यों? क्योंकि वो नहीं किसी भी स्थिति में वनस्पतियों को, पर्यावरण को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। तो पर्यावरण संवेदना यहां व्यक्त हो गई है, और क्योंकि वो स्वयं विरह वेदना से पीड़ित है, इसलिए उसे लगता है कि जितनी वो जल रही है विरह में, शायद उतना ही ताप वनस्पतियां भी झेल रही हैं, और यही कारण है कि वो मालिनों को सींचने का आदेश देने की बात करती है, यानी प्रकृति के कण कण में उसकी संवेदना विस्तृत होती है। लोक कल्याण का भाव यहां है ही, क्योंकि वो अपनी पीड़ा से बाहर निकलकर वनस्पतियों के विषय में सोचती है। तो जब लोक मंगल की बात आ गई तो आत्मविस्तार तो स्वाभाविक है, होगा ही। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों भाव यहां इन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं। उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता बहे। पंक्ति में सोता का क्या अर्थ है? ए जीवन के स्नेह एवं संवेदनशीलता का झरना, बी सोकर पीड़ा को भुलाना, सी पीड़ा को सहना, डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ए विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सोता का मतलब होता है झरना, निर्झर। तो इसलिए यहां कहा गया है, वो कहती है उर्मिला, मेरे जीवन का चलो सखी वहीं सोता भिगोता बहे, कि मेरा जीवन भले ही मैं आप व्यक्तिगत स्तर पर, निजी स्तर पर कितनी ही पीड़ा भुगत रही हूं, कितनी ही विरह वेदना भुगत रही हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि प्रकृति के कण कण में संवेदनशीलता का विस्तार हो, सभी के लोक मंगल की कामना करती है वो। तो इसीलिए यहाँ सोता का अर्थ है निर्झर। जीवन के स्नेह एवं संवेदनशीलता के झरने को वो सभी के कल्याण के लिए बहने देना चाहती है। तो ए विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। पांचवी तू प्रवीणा किसके लिए कहा गया है? तूली को, पुस्तिका को, सखी को या वीणा? तो दोस्तों आपको याद होगा सी विकल्प बिल्कुल सही है। पांचवी तू प्रवीणा उसने सखी के लिए उर्मिला ने प्रयुक्त किया है, क्योंकि उसने, वो ये बता रही है एक अंश में, आपको ध्यान होगा कि 5 उसके जीवन के केंद्र हैं जिनके इर्द गिर्द उसका जीवन घूमता है, और वो है तूली यानी चित्र बनाने के का जो ब्रश होता है वो, पुस्तिका जिसमें वो चित्र बनाती थी, सखी वीणा जिसको वो बजाया करती थी, और पांचवी है सखी, और चौथी है वह स्वयं। तो इस प्रकार उसने 5 केंद्र बिंदु माने हैं अपने जीवन के उर्मिला ने, और उसमें 5वें नंबर पर उसने सखी को स्थान दिया है।
तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चले। आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। उर्मिला ने यह क्यों कहा। ए, उसे विश्राम के लिए समय नहीं मिलता था, उसका चित्त वेदना के कारण सदा अशांत बना रहता था, वह दिन रात लोक सेवा में लगी रहती थी, उससे माताओं की पीड़ा नहीं देखी जाती थी। तो दोस्तों, उसका चित्त वेदना के कारण सदा अशांत बना रहता था, यह बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अब इस पंक्ति को अच्छी तरह से समझ लेंगे दोस्तों। आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय, यहां पर उसे सिर्फ और सिर्फ परेशानी क्या है, पीड़ा क्या है, पीड़ा है उसकी विरह वेदना। तो यहां विरह वेदना क्योंकि शारीरिक कष्ट नहीं है, शारीरिक से ज्यादा आंतरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, भावनात्मक स्तर का कष्ट है। तो ऐसी स्थिति में वो ये कह रही है कि हे सखी, सब कुछ सही है, लेकिन जब विश्राम की बात आती है, कौन से विश्राम की बात कर रही है वो, आंतरिक विश्राम यानी मानसिक विश्राम। क्योंकि वो कहती है कि शारीरिक विश्राम तो ठीक है, लेकिन जो मानसिक विश्राम की जिसकी आवश्यकता है उसका क्या उपाय है। क्योंकि मैं जब सोती हूं, मैं विश्राम, शारीरिक विश्राम करती हूं, तब भी मेरा चित्त तो व्याकुल रहता ही रहता है। तो इसलिए वो ये बताती है इस पंक्ति के द्वारा, वो ये स्पष्ट करना चाहती है कि चाहे उसका शरीर विश्राम के स्थिति में हो, लेकिन उसका चित्त वेदना के कारण हमेशा अशांत यानी व्याकुल बना रहता है। तो बी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। वन की भेंट मिली है एक नई वह जड़ी मुझे जीजी से। पंक्ति में किस जड़ी की ओर संकेत किया गया है। वियोग की जड़ी, प्रेम की जड़ी, पीड़ा नाशक जड़ी या आनंद की जड़ी। तो दोस्तों, यहां वियोग की जड़ी की बात की गई है, क्योंकि वन में चित्रकूट में जब वो मिलने के लिए गई थी, सारा परिवार रघुकुल सारा गया था मिलने के लिए, और यहां तक कि कुछ अयोध्या वासी भी गए थे। उस समय थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई थी उसकी लक्ष्मण जी से, और उसके बाद वियोग हो गया, और सीता जी से भी उसकी बातचीत हुई, अपनी माता से भी उसका वार्तालाप हुआ। तो उसके संदर्भ में वो ये कहती है अपनी सखी से कि मुझे वन में जब मैंने जीजी से भेंट की तो मुझे एक जड़ी मिली जीजी से, और वो है वियोग की जड़ी, क्योंकि उसके बाद वन से लौटने के बाद मैं निरंतर विरह वेदना की पीड़ा से भरी हुई हूं। तो ए विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। पंक्ति में व्यंजित भाव है। सभी आनंद और विलासिता की वस्तुएं प्रिय लगती हैं, सभी आनंद और विलासिता की वस्तुएं व्यर्थ प्रतीत होती हैं, खाद्य अखाद्य का भेद समाप्त हो गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। गुड़ का शब्द, गुड़ का अर्थ है यहां पर मधुर यानी स्वादिष्ट व्यंजन, और गोबर का अर्थ है व्यर्थ के व्यंजन जिनमें कोई स्वाद ही नहीं है। तो स्वादिष्ट और मधुर व्यंजन भी उसे व्यर्थ लगने लगते हैं, यानी उसे आकर्षित नहीं करते, उसे उनमें वो आनंद, वो स्वाद अनुभव ही नहीं होता। तो पंक्ति में व्यंजित भाव क्या हुआ कि सभी आनंद और विलासिता की वस्तुएं उसे व्यर्थ प्रतीत होती हैं। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। 60वां प्रश्न पर आ गए हैं दोस्तों हम। उर्मिला ने स्वयं को रंक भी राज्यशाली क्यों कहा। उसे समस्त राजकीय वैभव वियोग में तुच्छ प्रतीत होते थे, वह विरह वेदना के कारण विलासिता के सभी साधनों का आनंद पूर्वक भोग नहीं कर पाती थी, उसके पास राज्य था किंतु फिर भी वह स्वयं को रंक के समान अनुभव करती थी। तो दोस्तों, ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे वियोग के कारण राजकीय वैभव तुच्छ प्रतीत होते थे, ये बात भी सही है। वह विरह वेदना के कारण विलासिता के सभी साधनों का आनंद पूर्वक भोग नहीं कर पाती थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके पास राज्य था किंतु फिर भी वह स्वयं को रंक के समान अनुभव करती थी, यानी निर्धन व्यक्ति के समान अनुभव करती थी। क्यों? क्योंकि उसके जीवन का जो अनमोल रत्न था, उसके प्रियतम, वे उसके पास नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी डी विकल्प बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, अगर मान लीजिए इस तरह का प्रश्न आता है और उसमें उपर्युक्त सभी का विकल्प ही नहीं है, और इस तरह से मिलते जुलते तीन विकल्प दिए गए हैं, तो इन तीनों में से आपको वो विकल्प छांटना होगा जो विकल्प इसके लिए सारे भाव को समेट लेता है। तो देखिए, इन तीनों में से अगर हमें एक को छांटना पड़े तो हम कौन सा छांटेंगे। राजकीय वैभव तुच्छ प्रतीत होते थे, इसका मतलब है राजकीय भोग विलास की सामग्री उसे अच्छी नहीं लगती थी, सीधा सीधा ये मतलब है।
दूसरी बात, विरह वेदना के कारण विलासिता के सभी साधनों का वो भोग नहीं कर पाती थी, यानी आनंद प्राप्त नहीं कर पाती थी। यानी पहली और दूसरी बात लगभग 19-20 मिलती जुलती है। तीसरी बात है, उसके पास राज्य था किंतु फिर भी वह स्वयं को रंक के समान अनुभव करती थी। इस तीसरे कथन में ऊपर की सारी बातों का सारांश आ गया, यानी वो राज परिवार में थी, राज्य था, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज्य संचालन कर रही थी, इसका मतलब ये है कि उसके पास सारे राजकीय वैभव की सामग्री थी, सारे ऐश्वर्य, विलासिता और सुख सुविधा के साधन थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अभावग्रस्त एक निर्धन व्यक्ति की तरह अनुभव करती थी, यानी आनंदित नहीं होती थी, उस वैभव के बीच अपने आप को रंक के समान समझती थी, जबकि उसके पास संपन्नता थी, समृद्धि थी, ऐश्वर्य थी, विलासिता की सुख सुविधाएं, सभी कुछ उसके पास मौजूद था। तो इस तीसरे बिंदु में वो सारी की सारी बातें आ गई हैं। तो अगर ये विकल्प नहीं है परीक्षा में और इस तरह का प्रश्न आता है, तो आपको ये विकल्प चुनना होगा, तब सी विकल्प सही उत्तर होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो डी विकल्प यहां पर फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने साकेत पर आधारित यानी कवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन, उनके कृति परिचय और साकेत जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, उस वो कृति और उसके नवे सर्ग पर आधारित लगभग 60 प्रश्नों की बहुत अच्छी चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपको उपयोगी लगा होगा और परीक्षा की दृष्टि से मैं समझती हूं ऐसा कि ये सत्र आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, कंठस्थ कर लें, अर्थ को समझ लें, अभिप्रेत अर्थ वाले प्रश्नों पर अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित करें। अगला एक और सत्र इसी तरह के प्रश्नों से संबंधित लेकर आऊंगी मैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।